हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के 6 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। और मेरा नाम है कुश पांडे, आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय कुश। और स्वागत करते हैं आपका हमारे आज के सेशन में। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि रुपे का जो कार्ड हम सब यूज़ करते हैं या फिर हमने सुना है इसके बारे में, इंडिया ने यूएई के साथ, इनफैक्ट इंडिया का जो एनपीसीआई है उसने यूएई के साथ कोलैबोरेशन किया है और वहां पर उनका एक डोमेस्टिक कार्ड जारी करेंगे जो कि रुपए पे बेस्ड होगा। इसका एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप को कल के दिन आपका साइन किया गया है। ऐसी तमाम और खबरों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं दोस्तों हमारे होमवर्क पे। कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज किया है रिपोर्ट जिसका टाइटल है इंडिया एजिंग रिपोर्ट? उसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। कोंगतोंग जिसे मिला है बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब, वो इनमें से कौन से स्टेट में है? आंसर मेघालय है। कौन सा कंट्री है जिसने होस्ट किया है एनुअल आईएईए दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जनरल कॉन्फ्रेंस 2023 का? वो इंडिया है। कौन सा वो मंत्रालय है जिसने प्रिपेयर किया है स्मार्ट सिटीज मिशन इंडिया लोकलाइजिंग एसडीजीज रिपोर्ट? आंसर उसका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स है। कौन सा वो सेकेंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट है आफ्टर अरुणाचल प्रदेश जिसने ई कैबिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है? उसका आंसर है आपका त्रिपुरा। यहां तक सबको क्लियर हो चुका है सब कुछ? प्लीज जरा एक बार आंसर दे दीजिएगा विद यस सर यस सर यस सर। हमें यहां तक सब कुछ जो है वो क्लियर हो चुका है। अब चलिए आते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स पे। सबसे पहले दोस्तों, मोदी जी जैसे मैंने कल बताया था कई प्रदेशों के भ्रमण पे हैं। वो पहुंचे हैं अब कल मध्य प्रदेश में, वहां पर जबलपुर में। इससे पहले वो जगतालपुर में थे, जगदालपुर छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर 12,600 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स को उन्होंने उनका फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया है। यहाँ पर आप जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको भी देख सकते हैं। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया माइंड मैप में। यहाँ पर पहला तो उन्होंने एक भूमि पूजन किया वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का, जो कि जबलपुर में आपका बनाया जाएगा। दूसरा, जो 500वीं बर्थ एनिवर्सरी है वीरांगना रानी दुर्गावती की, उनका उनके उनके उपलक्ष्य पर उस मौके पर एक कमेमोरेटिव कॉइन और एक स्टैम्प जारी किया गया। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंडर कई प्रोजेक्ट्स को मांडला, जबलपुर और दिंडोरी में स्टार्ट किया गया ताकि वहां के घरों में कम से कम 24/7 टैप वाटर कनेक्शन आता रहे, पीने का पानी टोटी से या टैप से आता रहे। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो यहाँ पर टोटी जो है वो टैप का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर टोटी को लेकर एक इशू है जिसको लेकर मुझे हंसी भी आ जाती है। जो लोग लखनऊ से हैं या फिर जो यूपी से हैं वो टोटी कांड के बारे में जानते होंगे। फिर दोस्तों, एक विजयपुर औरैया फूलपुर पालन प्रोजेक्ट को डेडिकेट किया गया, ये आपका शुरू हुआ है। इसके अलावा नागपुर जबलपुर सेक्शन जो कि हिस्सा है ऑफ द मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जो कि एक गैस पाइप प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। बेसिकली हमें देश भर के अंदर बनाना है एक नेशनल गैस पाइपलाइन का ग्रिड, ताकि लोगों के घरों में पाइप्स के जरिए कनेक्शंस आ सके, गैस आ सके और सिलेंडर्स की जरूरत हमें ना पड़े। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें, क्योंकि रानी दुर्गावती जी का नाम कई बार जिक्र हुआ है, तो रानी दुर्गावती जो थी वो पैदा हुई थी 1524 में, उनकी डेथ हुई 1564 में। और उन्होंने एज अ क्वीन ऑफ गोंडवाना रूल किया 1550 से लेकर 1564 तक। उनके बारे में कहा जाता है कि मुगल्स का जो अटैक था उसे हराने में, उसे रोकने में इनका बहुत बड़ा रोल था। गोंडवाना का जो रीजन था जिसको मुगल्स हथियाना चाहते थे, उसको रोकने में इनका एक बहुत बड़ा रोल था, इसीलिए इनको अभी तक हम याद करते हैं। तो उनको लेकर ही एक पोस्टल स्टैम्प जो है उसको जारी किया गया। इसके बाद मोदी जी आपका पहुंचे राजस्थान, जहां पर वहां पर जबलपुर था, उससे जगदालपुर छत्तीसगढ़ में, वहां पहुंचे जोधपुर में और वहां पर करीब 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स उन्होंने जारी किया। इसमें दोस्तों आपका एक ट्रॉमा सेंटर है, एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक है जो कि एम्स जोधपुर में बनाया गया है। रुनिका एक्सप्रेस चलाई गई है जो कि जैसलमेर को दिल्ली से कनेक्ट करेगी। एक नई हेरिटेज ट्रेन चलाई जाएगी जो कि मारवाड़ जंक्शन को खमली घाट से कनेक्ट करेगी, जो कि हेरिटेज ट्रेन होगी। फिर 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए गए अंडर पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। 9500 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया गया है वो रेलवे राजस्थान। और अमृत भारत स्टेशन, जो मैंने बताया था आपको कि इसके अंतर्गत 1309 स्टेशन को इंडिया में रीडेवलप करना है, चाहे उनका क्रिटिकल केयर एसेंशियल फैसिलिटीज़ हो, चाहे सिटी प्लाजा हो, एक वहाँ पर बेसिक अम्यूनिटीज़ हो, वन स्टेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम हो, इन सारी चीज़ों को उसमें इंप्लीमेंट करना, उसको लेकर इसे शुरू किया गया है। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि राजस्थान में 80 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा
अंडर द अमृत भारत स्टेशन। सवाल बन सकता है कि राजस्थान में कितने स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा, उसका आंसर है आपका 80 ऐसे स्टेशन हैं जिनको दोस्तों जो है वो आपका यहाँ पर रीडेवलप दोस्तों जो है वो किया जाएगा। यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गई है सबको? यहाँ तक सबको जानकारी समझ में आ रही है? प्लीज़ ज़रा एक बार कमेंट कर दीजिएगा विद यस सर यस सर यस सर, हमें जानकारी जो है वो यहाँ तक समझ में आ रही है। चलिए अब आते हैं हमारे आज के अगली खबर पे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक बड़ा अपडेट आया है। बड़ा अपडेट ये आया है कि एक टनल बनना होता है। देखिए बेसिकली क्या है कि ये एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, हम सब जानते हैं। जापान और इंडिया ने मिलकर बनाया है इसको, 50 साल का लोन मिला है जापान से। इस पर्टिकुलर कॉरिडोर में, इस पर्टिकुलर जो एरिया है जहाँ पर ट्रेन चलेगी बुलेट ट्रेन, उसमें 7 टनल्स बनाने की बात की गई है। और एक मेथड होता है ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, जहाँ पर यूनिक तरीके से होल्स बना के ड्रेनेज करके ज़मीन खोद के हम टनल्स को बनाते हैं। तो उन 7 में से जो पहला टनल है उसे अब बना लिया गया है, वो अब आपका बनकर तैयार हो गया है, जो कि वलसड़ एक जगह है गुजरात में, उसके पास ये टनल आपका जो है वो बनकर रेडी हो गया है। ये टनल जो है वो करीब 1 किलोमीटर दूर है फ्रॉम दी जरोली विलेज, जो कि वलसड़ डिस्ट्रिक्ट के उम्बरगांव तालुका में पड़ती है। और ये कंप्लीट हुआ है 10 मंथ्स के अंदर। ये हिस्सा है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का, जिसमें जैसे मैंने पहले बताया 7 टनल्स होंगे आपके, जिन्हें बनाया जाएगा अंडर दी न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। उसके अंतर्गत इसे जो है वो आपका बनाया जाएगा। अब ये जो आपका हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर है, इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो आपका 21 किलोमीटर टनल का है। और ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है मुंबई से और शिल्पाहट्टा इन थाने डिस्ट्रिक्ट के बीच रहेगा। और जो ये 7 किलोमीटर का टनल जो इसमें 7 किलोमीटर टनल है आपका, वो थाने क्रीक में रहेगा। और ये थाने क्रीक में बनने की वजह से ये दुनिया का पहला अंडर सी टनल बनकर रेडी हो जाएगा। और ये थाने क्रीक के पास होगा, जो कि अगेन एक सेंचुरी है, एक वाटर, एक यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ पर वाटर के अंतर्गत, अंडर सी के अंतर्गत ये आपका जो एक टनल है वो इन 7 में से एक बनेगा, जिसका किलोमीटर डिस्टेंस रहेगा आपका 7 किलोमीटर्स का। तो उसको भी यहाँ पर सेटअप किया गया है। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका टोटल कॉस्ट जो है वो आपका 1.08 लाख करोड़ का है। बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। इसमें से इंडिया पे करेगा 10,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए टू दी नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL। जबकि जो 2 स्टेट जो इसमें आते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, ये प्रोवाइड करेंगे 5,000 करोड़ ईच। बाकी जो पूरा पैसा है वो जापान से हमने लोन पे लिया है एट अराउंड 0.1% इंटरेस्ट रेट पे 50 सालों के लिए। तो ये सारा मिलके ये प्रोजेक्ट आपका बनाया जा रहा है। फिर दोस्तों बांग्लादेश ने एक इतिहास बनाया है। बांग्लादेश के अंदर रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है और इसको एक्टिवेट करने में यहाँ पर इस प्लांट को यूरेनियम चाहिए होता है। वो रशियन यूरेनियम को इन्होंने रिसीव किया है और इसके बाद बहुत जल्द ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो आपका बनकर रेडी हो जाएगा। ये खबर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में दुनिया में 32 ऐसे नेशंस हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और ये आपका लेटेस्ट है। दिस इज द लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कि आपका 33 है। मतलब ये दुनिया का 33वां देश है जहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका बनेगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश का जो रील प्रोजेक्ट है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके लिए जो रोसाटॉम है जो उसने हैंड ओवर किया है यूरेनियम को एट अ ग्रेजुएट सेरेमनी। और ये पहला बैच है जो इस प्लांट के लिए बनाया गया है। और इसी के साथ इट विल बिकम 33rd न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर द रूपपुर प्लांट इज कमीशन्ड। उसके बाद 33rd नंबर कंट्री बन जाएगी जिसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट की कैपेसिटी हो जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं नासा की। अच्छा, नासा से पहले दोस्तों एक वर्ड आपको समझाना चाहता हूँ और जो वर्ड आपका है वो वर्ड आपका है डेविल स्वर्लिंग। ठीक है, डेविल स्वर्लिंग एक जियोग्राफिकल एक्टिविटी है, भौगोलिक गतिविधि है जो कि अर्थ पे भी होती है। लेकिन अर्थ पे इसकी जो इसका जो इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। मार्स पर ये जो हुआ है आपका उसका इतना इफेक्टिव नहीं है। इनफैक्ट इफेक्टिव नहीं है लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी हो सकता है। अब होता क्या है? होता ये है कि जब कूल एयर और वार्म एयर आपस में मिलती हैं, ठीक है, जब कूल एयर और वार्म एयर आपस में मिलती हैं तो उससे जो एक स्वर्ल बनता है उसे कहा जाता है आपका डेविल स्टॉर्म।
जनरली वार्म एयर हैवी होती है तो वो ऊपर जाती है, कूल एयर आपके नीचे आती है, उन दोनों के बीच एक इंटरेक्शन होता है और उससे एक समय के लिए एक डेविल स्वर्ल थोड़ा टोर्नेडो टाइप का बनता है आपका। और दुनिया में देखा जाता है, मार्स पर भी इसको देखा गया है और इसको वहाँ पर देखा गया है नियर दी जजेरो क्रेटर जहाँ पर की स्टडी हो रही है। और ये अगस्त 30 को दोस्तों जो है डेटा आपका आया है और ये इस रोवर का मार्स पर 899th मार्शियन डे था, उस मौके पर इसको वहाँ पर स्टडी किया गया है। डस्ट डेविल्स जो मार्स पे हैं वो वीकर होते हैं, स्मॉलर होते हैं देन अर्थ टोर्नाडोज, लेकिन क्रूशल रोल प्ले करते हैं इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग डस्ट अक्रॉस द मार्शियन सर्फेस। डस्ट डेविल जो है उसे स्पॉट किया गया था एट द थॉरोफेयर रिज। अगेन ये वही लोग पढ़ें जहां पर साइंस एंड टेक ज़्यादा आता है, बैंक में आता है, यूपीएससी में आता है, वहां पर सवाल आता है। और ये करीब 2.5 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली दूर है फ्रॉम द रोवर्स लोकेशन, उससे ये दूर आपका जो है वो दिखाया जाता है। तो उसके मद्देनजर ये पूरा काम जो है वो दोस्तों आपके सामने दिया गया है। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है सबको, यहाँ तक आप सबको अपडेट है? प्लीज़ ज़रा एक बार कमेंट कर दीजिएगा येस सर येस सर येस सर, यहाँ तक हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। फटाफट ज़रा कमेंट कर दीजिएगा विद अ बिग बिग येस, फटाफट जल्दी से। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह, वो मौजूद थे एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस में जो कि दिल्ली में हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था NIA ने, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसने इस कॉन्फ्रेंस को आपका भी हाल ही में जो है वो इनॉग्रेट किया था। अब ये इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भारत के अंदर हमें एक यूनिफॉर्म टेररिज्म स्ट्रक्चर बनाना चाहिए और जिसको कि NIA के अंडर बनाया जाएगा ताकि उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम टेररिज्म को कम कर सकें। यहाँ पर यह भी कहा गया था कि ये उन्होंने कहा कहाँ पर, जो एक 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था रिगार्डिंग द एंटी टेरर जो कि NIA ने दिल्ली में ऑर्गेनाइज आपका किया था। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ी खबर है। 11th मीटिंग हुई है इंडिया UAE की हाई लेवल का जॉइंट टास्क फोर्स की इन्वेस्टमेंट पे। इस मीटिंग में कई सारे डिसीजंस लिए गए हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग बात करें तो ये मीटिंग हुई है अबू धाबी में। ये एक जॉइंट टास्क फोर्स है जो स्टैब्लिश किया 2013 में और ये ट्रेड पे, इन्वेस्टमेंट पे और इकोनॉमिक रिश्तों पे बात करता है। इस मीटिंग में इंडिया UAE स्टार्टअप ब्रिज पे बात की गई। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया UAE का और इसका मेन मकसद है स्टार्टअप को प्रमोट करना एक दूसरे देशों के अंदर, इसकी बात की गई। फिर अबू धाबी इंडिया वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर बनाया गया जहां पर जो ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम है, जो डेटा एक्सचेंज सिस्टम्स का, मतलब जो पेपरलेस ट्रेड है, जो हम ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, कैसे उसको बेहतर करें, उसके लिए इस कॉरिडोर को बनाया गया है। फिर एक कोचेयर किया है इंडिया UAE ने और प्रोग्रेस को रिव्यू किया है ऑफ द फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर जो कि बनाया गया है अंडर द I2U2 अग्रीमेंट। I2U2 एक ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया भी मेंबर है, UAE भी मेंबर है और ये 4 देशों का एक ग्रुपिंग है जहां पर 4 देश आपस में ट्रेड को बेहतर कर सकते हैं अंडर द अब्राहम अकॉर्ड्स। अब अगर हम I2U2 की बात करें तो I2U2 इनिशिएटिव इंडिया, इजराइल, USA और UAE का इनिशिएटिव है। I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल, U2 का मतलब है USA और UAE। इनिशियली इसे अक्टूबर 2021 में फॉर्म किया गया था और अब्राहम अकॉर्ड जो कि इजराइल और UAE के बीच साइन किए गए थे, उसके बाद इसे साइन किया गया था। अब्राहम अकॉर्ड दुनिया के पहले अकॉर्ड थे जो कि इजराइल ने किसी गल्फ नेशन के साथ किए थे और वो UAE के साथ किया था। इसमें ब्रोकर आपका USA था। इसी अकॉर्ड्स के अंतर्गत इसका नाम रखा गया था, इसी के अंतर्गत इंडिया भी आगे चलकर ऐड हुआ और फिर ओवरऑल जो नंबर बने आपके वो 4 नंबर यहाँ पर बन गए। इसीलिए से कहा गया वेस्टर्न एशियन स्क्वाड या फिर नेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडिया जो है अब्राहम अकॉर्ड की वजह से जो उसका एंगेजमेंट है इजराइल के साथ, खास तौर पे मिडिल ईस्ट नेशंस के साथ। बात समझिएगा, इजराइल इंडिया का एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन अगर इंडिया को ओवरऑल ट्रेड इंक्रीज करना है तो जो गल्फ नेशंस है, खास तौर पे UAE, सऊदी अरेबिया, इनके साथ भी ट्रेड बेटर करना पड़ेगा। उसको देखते हुए इस अकॉर्ड के जरिए वो इजराइल को गुस्सा ना करते हुए, उसे बुरा फील ना कराते हुए इन देशों के साथ वो टाई अप आपका कर लेगा। उसको लेकर ये अकॉर्ड आपका किया गया है। UAE ने भी हाल ही में होस्ट किया है फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्टरियल मीटिंग और उसी मीटिंग के तहत ये डिसीजंस को आगे चल के लिया गया है। अगले साल ये मीटिंग इंडिया में होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। फिर दोस्तों इस मीटिंग में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है और एग्रीमेंट साइन किया, ये बात याद रखिएगा, अल एतिहाद पेमेंट्स ने, जो कि एक सब्सिडियरी है सेंट्रल बैंक ऑफ UAE की, उसने एग्रीमेंट साइन किया है NPCI के साथ। NPCI क्या है? NPCI इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिटेल पेमेंट्स। भारत में जितने भी डिजिटल पेमेंट्स होते हैं उनको जो मैनेज करती है,
उसे उसका नाम है आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन, सॉरी डिजिटल प्रोडक्ट्स को उसका नाम है आपका एनपीसीआई। तो एनपीसीआई और अल इत्तेहाद पेमेंट से कोलैबोरेट किया है और वो लोग मिलकर यूएई के अंदर डोमेस्टिक कार्ड स्कीम को लॉन्च करेंगे, जिसके थ्रू रुपे टेक्नोलॉजी पे बेस्ड यूएई के अंदर भी रुपे जैसा एक डोमेस्टिक कार्ड जो है उसे लॉन्च किया जाएगा। इस डोमेस्टिक कार्ड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का, कैसे वो अपने आप को एक ग्लोबल लीडर बनाए डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये जो कार्ड होगा आपका, ये पहला यूनिफाइड सिक्योर और एफिशिएंट कार्ड पेमेंट्स प्लेटफॉर्म होगा जिसके जरिए वो कार्ड इशू कर पाएंगे यूएई के अंदर। तो यूएई का जो पहला डोमेस्टिक कार्ड है उसे इंडिया, एनपीसीआई और अल इत्तेहाद पेमेंट्स मिलकर बनाएंगे। और ये ऐतिहासिक समझौता इंडिया यूएई ने इस मीटिंग में जो कि अबू धाबी में हुई वहां पर समझौते को किया गया। फिर दोस्तों जो मलेशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया की मिनी रत्न कंपनी इरेडा का जो एक A20 आसियान समिट है उस वहाँ पर जो पवेलियन इंडिया का है जहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स को वहाँ पर रखा गया है फॉर पब्लिसिटी, उसको उन्होंने लॉन्च किया है और उसको लॉन्च किया गया अक्टूबर 5 को। मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि ये समिट का नाम है A20, मतलब एक्सेलरेट टू नेट जीरो, मतलब कैसे हम कार्बन एमिशंस को जीरो कर सके दुनिया भर में, उसको लेकर समिट है जो कि समिट आपका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कुआलालंपुर मलेशिया में। और वहां पर जो वहां के डिप्टी पीएम है उन्होंने इसको इनॉग्रेट आपका किया है। दो यहाँ पर सवाल बनेंगे। सवाल पहला बनेगा कि A20 समिट कहाँ हो रहा है, आंसर है उसका कुआलालंपुर, नंबर 1। नंबर 2, ये किसके अंडर हो रहा है, ये अंडर हो रहा है आपका आसियान समिट के। नंबर 3 कि इसमें किसका पवेलियन इंडिया की तरफ से, उसका आंसर इरेडा है। और किसने लॉन्च किया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के, उन्होंने इसको दोस्तों लॉन्च किया है। क्लियर है सबको, यहां तक समझ में आया सबको। इरेडा भी न्यूज में क्यों था, बिकॉज इरेडिया आपका एक शेड्यूल बी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था, वो अब एक शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपका हो चुका है। मतलब ये कि उसके पास अब ज्यादा ऑटोनॉमी है कि वो इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कर सके और बहुत जल्द वो मिनी रत्न कंपनी से नवरत्न कंपनी में आपका आ सकता है। उसको लेकर इरेडा अभी फिलहाल आपका न्यूज में था। फिर दोस्तों भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जम्मू कश्मीर में एक पार्टी है, उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, जो कि अगेन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रखा गया है अंडर द UAPA, दैट इज द अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके तहत कई सुपर पावर्स मिलती हैं भारतीय सरकार को, भारतीय पुलिस वर्ग को। UAPA की बात करें तो UAPA एक्ट है जो कि प्रिवेंट करता है देश के अंदर अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज अगेंस्ट इंडिया, इसको हम एंटी टेरर लॉ भी कहते हैं। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर मिलता है कि वो डेथ पेनल्टी तक या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी पनिशमेंट भी है जो उन व्यक्तियों को, उन संगठनों को यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती है। डिक्लेरेशन जो है वो एक एसोसिएशन है ऑफ एज अनलॉफुल इज कम्युनिकेटेड थ्रू अ गैजेट, एक गैजेट के जरिए वो बताते दुनिया को, देश को, कि उस व्यक्ति को या संगठन को UAPA में रखा गया है। नोटिफिकेशन जो होता है वो रहता है वैलिड आपका 5 साल तक। जैसे नोटिफिकेशन आता है उसके बाद एक ट्रिब्यूनल बनता है और वो ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेट करता है इस पूरे मसले में और डिसाइड करता है कि UAPA में आना उस व्यक्ति का या संगठन का जस्टिफाइड है या फिर नहीं। तो उसके अंतर्गत जो एक पॉलिटिकल पार्टी है इसको इसमें ऐड कर दिया गया है। फिर दोस्तों वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है और ये आपका आज के दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है। सेरिब्रल पाल्सी एक डिसऑर्डर है, मैं इसे मेंटल डिसऑर्डर कहता हूँ, जिसमें एक व्यक्ति अपने पोस्चर को सही तरीके से नहीं कर सकता और चलने में भी उसको दिक्कत होती है। और ये जहाँ तक सेरिब्रल नाम आ गया तो ये दिमाग की एक डिसऑर्डर है और इसके अवेयरनेस के लिए इस डे को अक्टूबर 6 को ऑब्जर्व किया जाता है। और 2012 में पहली बार इसको सेरिब्रल पाल्सी अलायंस ने इसको ऑब्जर्व किया था। इसका थीम है आपका टुगेदर स्ट्रॉन्ग, ये इसका थीम इस बार आपका दोस्तों रखा गया है। फिर दोस्तों कल का जो दिन था वो दिन था आपका वर्ल्ड स्माइल डे का, सॉरी कल का दिन नहीं, आज का दिन जो है वो वर्ल्ड स्माइल डे का है। आपने ये इमोजी देखा होगा, सबने देखा होगा इमोजी, यस या नो कमेंट कीजिएगा। ये जो इमोजी आपका बेसिकली है इसको बनाने वाले जो हैं उनका नाम है आपका उनका नाम है हार्वी बॉल, ठीक है। तो ये वो दिन था जिस दिन ये सिंबल आपका जो है वो क्रिएट हुआ था और 63 में सिंबल क्रिएट हुआ था आपका और इसीलिए उस दिन को हम वर्ल्ड स्माइल डे के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं जो कि हर साल 6 अक्टूबर को होता है। इसके अलावा दोस्तों पिछले साल से भारतीय जो मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, उसने अनाउंस किया था कि हर साल 5 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं द नेशनल डॉल्फिन डे। तो
तो हर साल 5 अक्टूबर को आपका नेशनल डॉल्फिन डे जो है इसे ऑब्जर्व किया जाएगा, और ये हर साल 5 अक्टूबर को ही दोस्तों जो है वो आपका ऑब्जर्व होता है, और ये 5 अक्टूबर से लगातार आपका उस दिन वर्क भी करता है। तो जो नेशनल डॉल्फिन डे है वो आपका 5 अक्टूबर को ही दोस्तों जो है वो ऑब्जर्व होता है। और पिछले साल दोस्तों जो भारत की गैंजेटिक डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है, उससे एक नेशनल एक्वाटिक एनिमल की जो डिमांड थी उसे एक्सेप्ट किया 2010 में, और इसके अलावा पिछले साल से ही इस डे को हम हर साल 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। फिर दोस्तों एशियन गेम्स की बात करेंगे। लगातार वी आर बिकमिंग अ स्पोर्टिंग नेशन। हमने आज भी कई सारे मेडल जीते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेडल्स की। तो इंडिया ने जो मेडल्स डाली है वो पहुंची 86 गोल्ड तक, 86 मेडल्स तक। 21 गोल्ड हैं, 32 सिल्वर हैं एंड 33 ब्रॉन्ज हैं। इंडियन टोटल 86 मेडल्स बनाए हैं, उसमें दिया हुआ आपके सामने। स्क्वाश में इंडिया के मिक्स डबल्स पेयर दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंधु ने गोल्ड जीता है, उन्होंने मलेशियन पेयर को हराया। इसके अलावा इंडिया की जो ज्योति वेनम और आदिति स्वामी और परनीत कौर है, उन्होंने हरा चाइनीज ताइपे पेयर को टू द गोल्ड मेडल, और इससे पहले साउथ कोरिया ने डिफीट किया इंडोनेशिया को टू विन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वेरी सेम कैटेगरी। फिर दोस्तों कल के दिन हमने ऑब्जर्व किया है दी 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री रामलिंगा स्वामी, जिन्हें वलल्लर के नाम से भी हम जानते हैं। ये एक बहुत ही महान तमिल से साइवा सेंट है, और ये एक ऐतिहासिक तमिल पोएट 19वीं सदी के, और इनका एक थॉट था सुधा सन्मर्ग संगम, जिसके अंतर्गत इन्होंने कोशिश की थी, इनका इंटेंशन था कि जो जातिवाद है, जो जातिगत प्रथाएं हैं, उनको हम कैसे खत्म करें, जाति जो प्रणाली है, जो कास्ट सिस्टम है, कैसे उसे खत्म करें। तो इनकी याद में मोदी जी ने कल ट्वीट किया था, इसीलिए इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है वो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। फिर दोस्तों नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में, और ये 2023 के नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया है, और ये सम्मानित किया गया है टू मिस्टर जॉन फॉसे फॉर हिज इनोवेशन प्लेज एंड प्रोज विद विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। इन्हें दुनिया के कंटेम्प्रेरी प्ले राइट्स में सबसे बेहतरीन कहा जाता है, और इनकी बहुत ही फेमस नॉवल है, एक ग्रंथ है एक तरह से, द अदर नेम, उसकी वजह से भी ये पॉपुलर हैं। नॉर्वे से ये बिलोंग करते हैं, और इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर कल के दिन जो है वो प्रोवाइड किया गया है। फिर दोस्तों यूएई और इंडिया ने उसी जॉइंट टास्क फोर्स मीटिंग में एक एमओयू साइन किया है। उसका मेन मकसद है कैसे इंडस्ट्री में और एडवांस टेक्नोलॉजीज में हम इनोवेशन ला सके, कोलैबोरेशन कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें, उसको लेकर एग्रीमेंट आपका दोस्तों हुआ है। ये एग्रीमेंट का मेन मकसद है, चाहे वो सप्लाई चेन रेजिलियंस हो, क्लीन एनर्जी हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, स्पेस हो, इंडस्ट्री 4.0 मतलब लेटेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हो, उनको लेकर एग्रीमेंट आपका दोस्तों जो है वो उस मीटिंग में अबू धाबी में आपका हाल ही में किया गया। फिर आते हैं दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम्स पर। एक योजना उसका नाम है वीर गाथा। हमने एलओसी देखी है, हमने बॉर्डर देखी है, पर हमें बहुत ही कम वीर गाथाएं पता है हमारे वीरों के बारे में, हमारे शहीदों के बारे में। तो वीर गाथा एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें स्कूल लेवल पर और सामाजिक लेवल पर हम बताते हैं उन कहानियों को जो हमारे वीरों की हैं, हमारे उन जवानों की हैं जो शहीद हुए, जो अमर हुए कई सारे वॉर्स में, कई सारे जब हम देश की रक्षा करते हुए, उसको लेकर वीर गाथा को शुरू किया गया। तो इसका 3rd एडिशन जो है उसको लॉन्च किया गया था, और ये एक मेगा सक्सेस बन चुका है। 1.36 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और इसका मेन एम है इस एक्सरसाइज का, 2021 शुरू हुआ था आपका, इसका मेन एम था कि जो डिटेल्स हैं ब्रेवरी की, गैलेंट्री अवार्ड्स की, उन डिटेल्स कैसे हम शेयर करें लोगों के साथ, उसको लेकर इस योजना को आपका दोस्तों जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो उसको लेकर योजना आपकी जो है वो हाल ही में बनाई गई है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्या बात है। 8 लाख स्टूडेंट्स थे वीर गाथा 1.0 में, 19 लाख स्टूडेंट्स थे आपके वीर गाथा 2.0 में, और अब 1.36 करोड़ लोग हैं जो कि आपके वीर गाथा 3.0 में जिन्होंने पार्टिसिपेट अभी हाल ही में दोस्तों किया है। क्लियर है यहाँ तक आप सबको? फटाफट जरा कमेंट कर दीजिएगा यस सर, हमें क्लियर है। चलिए अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट पार्ट पे। दोस्तों सागर परिक्रमा एक पीरियोडिक एक्सरसाइज है जिसका मेन मकसद है जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, जो कोस्टल स्टेट्स हैं, वहाँ पर फिशर फोक हैं, जो वहाँ पर मछुआरे हैं, वहाँ पर जो मछुआरों का समाज है और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कैसे लेकर चलें ताकि उनको सुरक्षित हम करें और हमारे सी रूट्स को भी, सी कोस्टल एरियाज को सुरक्षित करें, उसको लेकर एक काम होता है। बेसिकली एक सस्टेनेबल बैलेंस बनाना बिटवीन मरीन फिशरी यूटिलाइजेशन एंड पीपल इन्वॉल्व इन दोस। तो उसको लेकर जहां भी कोस्ट हमारे हैं स्टेट्स में, वहां पर सागर परिक्रमा होती है। तो इसका जो लेटेस्ट आपका फेज 9 है, ये आपका लॉन्च किया जाएगा 7 से 9 अक्टूबर को बाय द मिनिस्टर ऑफ फिशरीज
एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी परषोत्तम रूपाला, और ये तमिलनाडु और पुडुचेरी में सागर परिक्रमा को एक्टिविटी को किया जाएगा। तो उसका फेज 9 यहाँ पर जो है वो आपका स्टार्ट किया जाएगा। अब दोस्तों आते हैं हमारे आज के होमवर्क पे। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया था? कौन बने हैं पहले एशियाई मैन जिन्होंने नॉमिनेट किया गया है फॉर नेशनल हॉल टेनिस हॉल ऑफ फेम? कौन सा स्टेट एसोसिएटेड है विद द मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना? किस संगठन ने रेस किया है मोर देन 100 करोड़ इन वाया सोशल बॉन्ड्स? सिप्ला ने लॉन्च किया है ड्रोन बेस्ड डिलीवरीज ऑन इट्स क्रिटिकल मेडिसिन फॉर हॉस्पिटल इन विच स्टेट? इन सवालों के जवाब आप मुझे दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आपके साथ विदा लेते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। बाकी इस टेलीग्राम पर जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं अलग से, और ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, इस पर भी मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग, एंड मुलाकात करेंगे अब आपसे हम कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए, और करंट अफेयर्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। नमस्कार। नमस्ते दोस्तों।